दोस्तों, कहानी की शुरुआत भविष्य में कई साल आगे शुरू होती है, जहां अमेरिका पर नेटवर्क नाम की एक पावरफुल मीडिया कंपनी का कंट्रोल है। ज्यादातर नागरिक गरीबी में रहते हैं और मामूली बीमारियों के लिए भी इलाज नहीं करवा पाते। लोगों का ध्यान भटकाने के लिए नेटवर्क हिंसक गेम शो दिखाता है। इन शो में सबसे पॉपुलर शो का नाम द रनिंग मैन है। इस गेम में कंटेस्टेंट को 30 दिनों तक जिंदा रहना होता है, जबकि प्रोफेशनल शिकारी उनका पीछा करते हैं। जो कोई भी पूरा समय जिंदा रहता है उसे $1 बिलियन का इनाम देने का वादा किया जाता है। हालांकि कोई भी कंटेस्टेंट कभी भी आखिर तक नहीं पहुंच पाया है। फिर हमारी मुलाकात बेन नाम के एक आदमी से होती है, जिसकी हाल ही में नौकरी चली गई है। उसने मजदूरों की यूनियन बनाने में सपोर्ट किया था, जिसकी वजह से उसे ब्लैकलिस्ट कर दिया गया। इस वजह से कोई भी कंपनी उसे नौकरी देने को तैयार नहीं है। बेन की छोटी बेटी कैथी बीमार है और उसे उसकी दवा के लिए पैसों की सख्त जरूरत है। घर पर उसकी पत्नी शीला देर से लौटती है और बताती है कि उसने ज्यादा पैसे कमाने के लिए एक बार में एक्स्ट्रा शिफ्ट की है। बेन को ये बात पसंद नहीं आती, क्योंकि उसने उस जगह के आसपास कुछ संदिग्ध लोगों को देखा है। उसे भरोसा दिलाने की कोशिश करते हुए बेन कहता है कि उसे चिंता नहीं करनी चाहिए। वो उससे कहता है कि वो खुद गेम शो में शामिल होगा और इनाम की रकम जीतेगा। शीला इस पर जोरदार आपत्ति जताती है, क्योंकि वो जानती है कि कंटेस्टेंट अक्सर बुरी तरह घायल हो जाते हैं या मारे जाते हैं। बेन वादा करता है कि उसे कुछ नहीं होगा और दावा करता है कि वो सबसे सुरक्षित शो चुनेगा। बेन अपने गरीब मोहल्ले को छोड़कर एक अमीर इलाके के पहरेदार वाले गेट के पास पहुंचता है। वो गार्ड्स को बताता है कि वो एक नेटवर्क प्रोग्राम के लिए आया है और वे उसे अंदर जाने देते हैं। स्टेशन पर बहुत सारे परेशान लोग चुने जाने का इंतजार कर रहे होते हैं। अचानक एक बूढ़ा आदमी बहुत बीमार पड़ जाता है। अपनी हालत के बावजूद वो आदमी आगे बढ़ने पर जोर देता है, क्योंकि उसे पैसों की जरूरत है। जब वो बूढ़ा आदमी गिर जाता है तो बेन उसे पकड़ता है और मदद के लिए पुकारता है। मदद करने के बजाय गार्ड्स बेन पर नियम तोड़ने का आरोप लगाते हैं। वे उसे पीटते हैं और लाइन से बाहर फेंक देते हैं। बाद में बेन को पता चलता है कि आदेश ना मानने के लिए उसकी फाइल में एक चेतावनी जोड़ दी गई है। गुस्से और निराशा में वो अपने सामने की स्क्रीन पर मुक्का मारता है। इस घटना के बाद उसे एक ट्रैकिंग ब्रेसलेट दिया जाता है और लिफ्ट 6 में भेज दिया जाता है। वहां वो टिम और जेनी से मिलता है, जो उससे दोस्ती करने की कोशिश करते हैं। सभी चुने हुए पार्टिसिपेंट्स को यूनिफॉर्म मिलती है और उन्हें फिजिकल चुनौतियों से गुजरना पड़ता है। इन टेस्ट में ड्यूरेंस रनिंग जैसी अजीब एक्टिविटीज शामिल हैं। ट्रायल के दौरान बेन टिम की मदद करता है। ब्रेक के दौरान एक गार्ड बेन को सजा देने की कोशिश करता है। बेन बहादुरी से मुकाबला करता है और गार्ड को डराकर भगा देता है। इसके बाद और भी टेस्ट होते हैं, जिसमें साइकोलॉजिकल टेस्ट भी शामिल हैं। बेन के जवाब आक्रामक और बिना सोचे समझे होते हैं। साइकोलॉजिस्ट उसे सबसे ज्यादा अस्थिर और विद्रोही कंटेस्टेंट बताता है। जो लोग फाइनल सिलेक्शन पास करते हैं उन्हें चमकीले रंग के जंपसूट दिए जाते हैं। बेन और जेनी को लाल सूट मिलते हैं, जिनकी पीठ पर एक टारगेट छपा होता है। ये उन्हें द रनिंग मैन के लिए ऑफिशियल कंटेस्टेंट के तौर पर पहचान देता है। बाद में बेन को शो के प्रोड्यूसर डैन से मिलवाया जाता है। बेन दूसरे गेम में ट्रांसफर होने के लिए कहता है। डैन उसे अपना मन बदलने के लिए कैश बोनस देता है, ये समझाते हुए कि दूसरे शो बहुत कम पैसे देते हैं। वो ये भी समझाता है कि द रनिंग मैन में कंटेस्टेंट हर उस दिन के लिए पैसे कमाते हैं जिस दिन वे जिंदा रहते हैं। डैन बेन को याद दिलाता है कि ब्लैकलिस्ट होने का मतलब है कि उसके पास वैसे भी भविष्य में नौकरी के कोई मौके नहीं है। अपने परिवार और अपनी बेटी की बीमारी के बारे में सोचते हुए बेन कॉन्ट्रैक्ट साइन कर देता है। इसके बाद बेन फैमिली अलायंस के एक रिप्रेजेंटेटिव से मिलता है। एग्रीमेंट के अनुसार जब बेन मुकाबला कर रहा होगा तो नेटवर्क उसके परिवार को सुरक्षा देगा। उन्हें एक सुरक्षित सेफ हाउस में ले जाया गया और नकली पहचान दी गई। बेन गेम शुरू होने से पहले अपने परिवार से मिलना चाहता था, लेकिन उसे सिर्फ एक फोन कॉल करने की इजाजत मिली। उसने शीला को फोन किया और उसे बताया कि वो द रनिंग मैन में हिस्सा ले रहा है। उसने उससे चिंता नहीं करने के लिए कहा और वादा किया कि वो जीतेगा। उस रात बेन को उसकी मर्जी के खिलाफ एक शानदार कमरे में ले जाया गया। एक एजेंट शीला की तरफ से एक लिफाफा लाया। उसके अंदर एक फैमिली फोटोग्राफ थी और उसकी बेटी कैथी का एक छोटा सा मोजा था, जो उसे गुड लक देने के लिए था। अगली सुबह बेन को एक रनिंग बैंड दिया गया। डिवाइस पर उसका बचा हुआ समय और उसने कमाए हुए पैसे दिख रहे थे। शो आधिकारिक रूप से शुरू हुआ और होस्ट बॉबी ने बेन को स्टेज पर बुलाया। बॉबी ने दर्शकों से झूठ बोला, ये दावा करते हुए कि बेन ने नेशनल डिफेंस में काम किया था और उसे देश के राज बेचने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा बनाया गया एक मनगढ़ंत वीडियो सबूत के तौर पर दिखाया गया। बेन ने भीड़ से इस पर विश्वास न करने की भीख मांगी, लेकिन बॉबी ने उसे नजरअंदाज कर दिया। बाहरी दुनिया के लिए द रनिंग मैन को खतरनाक अपराधियों के लिए सजा के तौर पर पेश किया गया था। उन्हें कोई अंदाजा नहीं था कि कंटेस्टेंट ऐसे बेबस नागरिक थे जो अपने परिवारों के लिए अपनी जान जोखिम में डाल रहे थे।
अगर दर्शक किसी खिलाड़ी की लोकेशन बताते थे तो उन्हें पैसे का इनाम भी दिया जाता था। जब बॉबी ने बेन से उसके आखिरी शब्द पूछे तो बेन ने गुस्से में होस्ट और भीड़ दोनों की बेइज्जती की। उसने ऐलान किया कि वो जिंदा रहेगा और पूरे सिस्टम को जलाकर राख कर देगा। सभी कंटेस्टेंट का परिचय होने के बाद बॉबी ने नियम समझाए। हर खिलाड़ी को थोड़ा कैश एडवांस और 12 घंटे की हेड स्टार्ट मिली। इस दौरान वो कहीं भी छिप सकते थे। अगले दिन 5 प्रोफेशनल शिकारी छोड़ दिए जाएंगे। सभी खिलाड़ियों को हर दिन कम से कम 10 मिनट की फुटेज रिकॉर्ड करनी थी। उन्हें आधी रात से पहले टेप जमा करना था। अगर वे ऐसा नहीं कर पाते तो पेमेंट बंद हो जाएगा, लेकिन शिकार जारी रहेगा। फिर तीनों कंटेस्टेंट को अलग अलग लिफ्ट से एक अंधेरे कमरे में ले जाया गया। वहां बेन को एक कैमरा, कुछ कैश और रेगुलर कपड़े दिए गए। उसने जल्दी से कपड़े बदले और बिल्डिंग से बाहर निकल गया। बेन तुरंत एक टैक्सी में बैठ गया। ड्राइवर ने उसे पहचान लिया और एक फोटो मांगी। जब बेन ने मना किया तो ड्राइवर गुस्सा हो गया। उसने धमकी दी कि अगर उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया गया तो वो बेन की लोकेशन बता देगा। बेन ने किराया दिया और कार से बाहर निकल गया। बेन सड़कों पर दौड़ने लगा। आखिरकार वो उस बिल्डिंग में पहुंचा जहां उसका पुराना दोस्त मॉली रहता था। मॉली ब्लैक मार्केट के लिए सामान बनाने का काम करता था। बेन ने उससे 2 नकली पहचान पत्र और एक हथियार मांगा। जब मॉली को पता चला कि बेन अभी भी गेम का हिस्सा है तो वो बहुत गुस्सा हुआ। उसने बेन को चेतावनी दी कि लोग उसे पहले से ही ढूंढ रहे हैं। उसने बेन पर यह आरोप लगाया कि वो वहां आकर उसके पूरे ऑपरेशन को खतरे में डाल रहा है। बहस करने और कैथी की बीमारी के बारे में सुनने के बाद मॉली आखिरकार मदद करने के लिए मान गया। उसने बेन का भेष बदला और उसके लिए मिलते जुलते नकली दस्तावेज बनाए। मॉली ने बेन का सामान एक सूटकेस में पैक कर दिया ताकि वो एक ट्रैवलिंग बिजनेसमैन जैसा दिखे। जाने से पहले मॉली ने उसे एक चेतावनी दी। उसने बेन से कहा कि वो गरीब मोहल्लों से दूर रहे जहां लोग पैसे के लिए उसके साथ धोखा कर सकते हैं। उसने इसके बजाय भीड़भाड़ वाली जगहों पर रहने की सलाह दी। मॉली ने कहा कि अगर बेन पहले पूछा होता तो वो उसे अपना असिस्टेंट रख लेता। अब उसने कहा कि बेन के बचने का एकमात्र तरीका गेम जीतना है। सुबह बेन ट्रेन स्टेशन की ओर गया। तीनों कंटेस्टेंट के पोस्टर हर जगह चिपके हुए थे। बेन ने न्यूयॉर्क का टिकट खरीदा और ट्रेन में चढ़ गया। जैसे ही उसके ब्रेसलेट ने बताया कि शिकार शुरू हो गया है, ट्रेन प्लेटफॉर्म से चल पड़ी। एक छोटा लड़का बेन के पास आया और उससे बात करने की कोशिश की। बेन ने बच्चे को धमकाया और उसे डराकर भगा दिया। बाद में वो लड़का वापस आया और बेन को बताया कि उसकी मूछें बढ़ रही हैं। बेन ने न्यूयॉर्क में एक आरामदायक होटल बुक किया। फ्रंट डेस्क पर रिसेप्शनिस्ट ने देखा कि आईडी फोटो में एक आदमी मूछों वाला था, जबकि बेन के चेहरे पर मूछें नहीं थीं। कमरे के अंदर बेन ने अपना भेष उतारा और अपने असली रूप में आ गया। उसने दीवारों को ढका और खुद के सोते हुए का एक वीडियो रिकॉर्ड किया। उस शाम उसने टेप कलेक्शन बॉक्स में डाल दिया। आधी रात को ब्रेसलेट ने बताया कि उसने पहले दिन का बोनस कमा लिया है। इस बीच शिकारियों ने मॉली को पकड़ लिया। उन्होंने उसे तब तक टॉर्चर किया जब तक उसने नकली पहचान पत्र पर लिखा नाम नहीं बता दिया। अगले दिन शिकारियों ने बेन के होटल के कमरे पर धावा बोल दिया और उसे गोली मार दी। बेन अचानक जागा और उसे एहसास हुआ कि ये सब एक बुरा सपना था। फिर टेलीविजन पर टिम का लाइव फुटेज दिखाया गया। टिम एक स्टोर क्लर्क के साथ फ्लर्ट कर रहा था, जबकि कैमरा क्रू उसका पीछा कर रहा था। जैसे ही वो बाहर निकला, शिकारियों ने उसे तुरंत ढूंढ लिया। उन्होंने बिना किसी झिझक के सीधे उसके सिर में गोली मार दी। ये देखने के बाद बेन ने 3 और दिनों के लिए एक अलग होटल का कमरा किराए पर लिया। उसने अपना सामान एक साधारण बैग में पैक किया। उसने बैग खिड़की से बाहर कचरे के डिब्बे में फेंक दिया। फिर बेन शांति से होटल से बाहर निकल गया, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। बाहर उसने बैग उठाया और बोस्टन के लिए बस में चढ़ गया। बोस्टन में बेन ने पुराने कपड़े खरीदे और एक गरीब आदमी से हॉस्टल के कमरे की चाबी खरीदी। वो चुपचाप हॉस्टल में घुसा और लिफ्ट में चला गया। वो उस पर लगे आउट ऑफ सर्विस के साइन को नहीं देख पाया। लिफ्ट अचानक मंजिलों के बीच रुक गई। दूसरी मंजिल पर पहुंचने से पहले बेन को भागना पड़ा और तीसरी मंजिल पर चढ़ना पड़ा, जहां उसका कमरा था। अलमारी में एक डिब्बे में उसे च्युइंगम, सिगरेट और एक ग्रेनेड मिला। उसने अपना रोज का वीडियो रिकॉर्ड किया। ब्रेसलेट ने उसे टेप जमा करने की याद दिलाई, लेकिन बॉक्स के पास बहुत सारे लोग खड़े थे। बेन नहाने की तैयारी करते हुए कॉमन बाथरूम में गया। टेप बॉक्स के बारे में सोचते हुए उसे अचानक एहसास हुआ कि बाहर मौजूद लोगों में से एक जाना पहचाना लग रहा था। वो आदमी एक शिकारी था और अब और भी शिकारी आ रहे थे। किसी ने बाथरूम का दरवाजा खोला और बेन जल्दी से छिप गया। शिकारी तीसरी मंजिल पर पहुंचे और कमरों की तलाशी लेने लगे। जब वे आगे बढ़ गए तो बेन बाथरूम से बाहर निकला। उसने हालात का जायजा लेने के लिए खिड़की से बाहर देखने की कोशिश की। खिड़की सील बंद थी। अपने बैग के बिना उसके पास भागने का कोई आसान रास्ता नहीं था। बेन ने दीवार से एक लोहे की रॉड तोड़ी और शीशा तोड़ दिया। उसने च्युइंगम का इस्तेमाल करके शीशे के टुकड़े रॉड पर चिपका दिए।
अब हॉलवे में बेन ने शिकारियों की हरकतों पर नजर रखने के लिए एक शीशे का इस्तेमाल किया। जैसे ही शिकारी उसके कमरे में घुसने की तैयारी कर रहे थे, बेन सीढ़ियों से ऊपर भागा। उसने चिल्लाकर कहा कि टीवी शो वाला आदमी दूसरी मंजिल पर भाग गया है। उसने उन्हें उसका पीछा करने के लिए कहा। जब वे रिएक्ट कर रहे थे, बेन ऊपर की ओर भागता रहा और छत पर पहुंच गया। वहां से उसने एक चमकते हुए साइन के केबल को पकड़ा और नीचे उतरने लगा। बेन अपने कमरे में पहुंचा, खिड़की तोड़ी और अंदर चढ़ गया। शीशा टूटने की आवाज से शिकारी अलर्ट हो गए, जो जल्दी से वापस मुड़ गए। बेन ने जल्दी से कपड़े पहने और अपना सामान इकट्ठा किया। जैसे ही दरवाजे के बाहर गोलियों की आवाज आई, वो खिड़की से कूद गया और दूसरा केबल पकड़ लिया। लटकता हुआ साइन खतरनाक तरीके से झुकने लगा। उसी पल बेन ने देखा कि एक शिकारी नीचे उसके गिरने का इंतजार कर रहा है। बचने का कोई रास्ता न देखकर बेन ने पास के कमरे की खिड़की तोड़ी और अंदर कूद गया। नेटवर्क का ड्रोन उसकी हर हरकत पर नजर रख रहा था। बेन तेजी से हॉलवे में भागा, जबकि शिकारी उस पर गोलियां चला रहे थे। वो लिफ्ट तक पहुंचा, ड्रोन को पकड़ा और उसे कंट्रोल पैनल पर दे मारा। लाइव फीड बंद हो गई और लिफ्ट सिस्टम रीस्टार्ट हो गया। लॉबी में एक शिकारी उस पर झपटा। बेन ने ग्रेनेड पकड़ा और उसे छत में एक छेद से फेंक दिया। धमाका बहुत जोरदार था, जिससे लिफ्ट बेसमेंट में जा गिरी। अब सिर्फ एक माचिस की डिब्बी बची थी। बेन ने मैगजीन से पन्ने फाड़े और रोशनी के लिए उन्हें जलाया। जैसे ही वो आगे बढ़ा, उसने गलती से एक रस्सी में आग लगा दी, जिससे आग और फैल गई। शिकारी गलियारे से अंदर आ गए। बेन ने दरवाजा बंद करने के लिए फर्नीचर खींचा और चूहों का पीछा करते हुए सुअर बाड़े में घुस गया। शिकारियों ने अंधाधुंध गोलियां चलाईं। एक गोली गैस पाइप पर लगी, जिससे बेसमेंट में एक बड़ा धमाका हुआ। आग सुरंग में फैल गई, जिससे बेन को सुअर बाड़े में और अंदर जाना पड़ा। कुछ ही देर बाद पूरी बिल्डिंग में धमाका हो गया। जब बेन आखिरकार सड़क पर आया, तो उसकी मुलाकात स्टेसी नाम के एक छोटे लड़के से हुई। बेन ने उसे धमकी दी, चेतावनी दी कि अगर उसने किसी को बताया तो वो मुश्किल में पड़ जाएगा। स्टेसी ने शांति से जवाब दिया कि वो सिर्फ मदद करना चाहता है। बेन ने अपना ब्रेसलेट चेक किया। उसे पता चला कि धमाके में कई लोग मारे गए थे। डिवाइस ने यह भी दिखाया कि उसने बहुत सारा पैसा कमाया था। कुछ ही देर बाद स्टेसी अपने बड़े भाई ब्रैड के साथ लौटा। ब्रैड ने बेन को अपने घर ले गया और उसे खाना दिया। ब्रैड का एक बीमार बच्चा भी था। अपनी मुश्किलों के बावजूद उसने कोई पैसा लेने से मना कर दिया। उसे नेटवर्क से नफरत थी और वो उससे जुड़ी कोई भी चीज नहीं चाहता था। ब्रैड ने बेन को एक छिपा हुआ कमरा दिखाया। अंदर ब्रैड चुपके से रनिंग मैन एपिसोड की डिटेल्ड एनालिसिस रिकॉर्ड करता था और अपलोड करता था। पकड़े गए खिलाड़ियों को सबके सामने दिखाया जाता था, इसलिए सीक्रेट रहना ही जिंदा रहने की कुंजी थी। ब्रैड ने बेन को उसके साथ छिपा रहने और आखिरी दिन की तैयारी करने की सलाह दी। अगली सुबह बेन को इलाके में बढ़ती हिंसा और दुख के बारे में पता चला। सरकार कुछ नहीं कर रही थी, बल्कि सब कुछ छिपाने की कोशिश कर रही थी। गुस्से में आकर बेन ने एक मैसेज रिकॉर्ड किया, जिसमें उसने सरकार पर बच्चों को मारने का आरोप लगाया। उसने कहा कि सत्ता में बैठे लोगों को आम लोगों की कोई परवाह नहीं है। बाद में ब्रॉडकास्ट के दौरान बॉबी कुछ बच्चों के साथ दिखाई दिया। उसने दावा किया कि वे धमाके में मारे गए लोगों के अनाथ बच्चे हैं। बॉबी ने बेन के मैसेज को एडिट किया और उसे इस तरह से दिखाया जैसे बेन बच्चों का मजाक उड़ा रहा हो। बेन ने समझाने की कोशिश की कि फुटेज के साथ छेड़छाड़ की गई है। ब्रैड की मां बहुत गुस्सा हो गई और बिना सुने बेन को घर से बाहर निकाल दिया। ब्रैड और स्टेसी ने फिर भी उसकी मदद करने का फैसला किया। उन्होंने बेन को एक कार की डिग्गी में छुपा दिया। जब वे गाड़ी चलाकर जा रहे थे, सब कुछ नॉर्मल लग रहा था। अचानक गोलियों की आवाजें आईं। 2 बाइकर उनका पीछा कर रहे थे और उन्होंने डिग्गी पर गोलियां चलाईं। पेन ने डिग्गी खोली और एक टूल सीधे एक बाइकर के चेहरे पर फेंक दिया, जिससे वो नीचे गिर गया। दूसरे बाइकर्स फायरिंग करते रहे। जैसे ही ब्रैड ने ब्रेक लगाया, बेन वापस डिग्गी में छिप गया। बाइकर्स समय पर रुक नहीं पाए और कार से टकरा गए। फिर ब्रैड ने गाड़ी आगे बढ़ाई, दोनों को कुचल दिया और भाग गया। ब्रैड ने बेन को शहर के बाहर छोड़ दिया। उसने उसे एक गन और अपने दोस्त एल्टन का एड्रेस दिया। थोड़ी देर ट्रेन में सफर करने के बाद बेन दूसरे होटल में छिप गया। वहां उसने अपना लेटेस्ट टेप टेलीविजन पर प्रसारित होते देखा। उसे पता था कि नेटवर्क फुटेज के साथ छेड़छाड़ करेगा ही, इसलिए उसने खुद को सिर्फ एक किताब पढ़ते हुए रिकॉर्ड किया था। बॉबी ने जेनी का टेप भी प्रसारित किया, जिसमें वो एक नाइट क्लब में पार्टी करते हुए दिख रही थी। बाद में बेन ने अपना भेस बदला और दिन का टेप जमा करने गया। बॉक्स के पास खड़ा एक डाकिया उस पर शक करने लगा। वो बेन के पास आया और बातचीत के बहाने चुपके से उसे रिकॉर्ड करने लगा। बेन ने अचानक उस आदमी पर हमला कर दिया। उसने जल्दी से टेप बॉक्स में डाला और भाग गया। डाकिया उसका पीछा करते हुए पटरियों तक गया। बेन जंगल से भागा, एक बाड़ पार की और चलती ट्रेन पर चढ़ गया। डाकिये ने गोली चलाई, लेकिन बेन बच निकलने में कामयाब रहा। कुछ समय बाद बेन ने एक लंगड़े आदमी का भेस बदला। वो लंगड़ाते हुए एक भीड़ में मिल गया जो एक स्ट्रीट परफॉर्मेंस देख रही थी। इसी बीच जेनी को एक कसीनो में पकड़ा गया। उसने एक कार में भागने की कोशिश की।
2 आदमियों ने गाड़ी में आग लगा दी जिससे उसकी मौत हो गई। बाद में लगड़ा आदमी बेन आखिरकार एल्टन से मिला। एल्टन अपनी मां के साथ रहता था और उसने बेन को चेतावनी दी कि उसकी मां मानसिक रूप से अस्थिर है। उसने उसे सलाह दी कि वो उसके व्यवहार पर प्रतिक्रिया न दे। एल्टन उसे एक छिपे हुए कमरे में ले गया। वहां उसने चुपके से नेटवर्क के खिलाफ पैम्पलेट छापे। एल्टन ने बताया कि उसके पिता एक पुलिस अधिकारी थे। उन्हें सिस्टम के खिलाफ बोलने के लिए उनके ही साथियों ने मार डाला था। तब से एल्टन एक विद्रोही बन गया था। एल्टन ने रिवील किया कि देश भर में स्ट्रीट लैंप्स में स्कैनर लगे हुए हैं। ये डिवाइस डीएनए के छोटे से छोटे निशान का भी पता लगा सकते हैं। इस वजह से बेन को छिपकर रहना था। एल्टन के पिता ने शीत युद्ध के दौरान एक बंकर बनाया था। एल्टन ने सुझाव दिया कि बेन वहां छिप जाए और आखिरी दिन तक जीवित रहे। उसने बेन से ये भी कहा कि जब वो जीत जाए और लोगों का ध्यान आकर्षित करे तो विद्रोही न्यूज़लेटर फैलाने में मदद करे। बेन ने रात उस गुप्त कमरे में बिताई और अपना टेप रिकॉर्ड किया। अगली सुबह जब वो उसे देने जा रहा था तो एल्टन की मां ने रिकॉर्डिंग देख ली। उसने तुरंत बेन को पहचान लिया और उसकी रिपोर्ट करने की कोशिश की। एल्टन ने पहले तो उसे रोका, लेकिन उसने सोचा कि ये उसके पति का बदला लेने का मौका है। उसने खुद पुलिस से संपर्क किया। जल्द ही घर पुलिस वालों से घिर गया। गोलियों की आवाज से दीवारें हिल गईं। मां ने बेन और एल्टन की जगह बताने की कोशिश की। एल्टन ने उसे एक कमरे में बंद कर दिया और अपने जाल चालू कर दिए। जब पुलिस अंदर आई तो एल्टन ने फर्श पर खुली बिजली की तारों पर पानी डाल दिया। कई पुलिस वालों को जोरदार बिजली के झटके लगे। फिर एल्टन और बेन ने गुप्त कमरे की दीवार तोड़ दी और भाग गए। जब पुलिस उनका पीछा कर रही थी तो एल्टन के जालों से पुलिस वालों पर केमिकल छिड़का गया। केमिकल में आग लग गई जिससे इलाका जलने लगा। सीढ़ियों पर एक और जाल चालू हो गया। लकड़ी की सीढ़ियां टूट गईं जिससे कई पुलिस वाले नीचे गिर गए। एल्टन बेन को बाथरूम में ले गया। वे शावर के अंदर एक छिपे हुए खंबे से नीचे फिसल गए। अगले कमरे में एल्टन ने फर्श में एक छिपा हुआ दरवाजा दिखाया। दोनों जल्दी से एक अंडरग्राउंड सुरंग में उतर गए। एक पीछा करने वाला पहले से ही वहां इंतजार कर रहा था। उसने अचानक एल्टन को चाकू मार दिया और फिर बेन पर हमला किया। जोरदार लड़ाई शुरू हो गई। बेन के हाथ में चोट लगी, लेकिन वो हमलावर को काबू करने में कामयाब रहा। एल्टन ने एक चाकू उठाया और शिकारी के पैर में चाकू मार दिया, जिससे वो गिर गया। घायल शिकारी को फिर डैन का फोन आया। डैन ने सीधे बेन से बात करने को कहा। बेन ने पूछा कि उनकी इतनी एडवांस्ड टेक्नोलॉजी होने के बावजूद नेटवर्क ने पूरे शो को नकली क्यों नहीं बनाया। डैन ने जवाब दिया कि उन्होंने इस पर विचार किया था। उसने समझाया कि कंप्यूटर से बनाए गए लोग असली इंसानों जितने मनोरंजक नहीं होते। उनमें असली भावनाएं और पर्सनालिटी की कमी होती है। फिर डैन ने बेन को शिकारी को मारने का आदेश दिया ताकि ड्रोन उसे कैप्चर कर सके और रेटिंग बढ़ा सके। बेन ने मना कर दिया। इसके बजाय उसने अपना हथियार उठाया और ड्रोन को हवा में ही गोली मार दी। एल्टन और बेन एक कार के दरवाजे से बाहर निकले और भाग गए। वे जंगल की ओर भागे, लेकिन एक हेलीकॉप्टर ऊपर से उनका पीछा कर रहा था। एल्टन ने बेन से कहा कि उसे पीछे छोड़कर अकेले शेल्टर तक पहुंच जाए। इससे पहले कि बेन को जवाब दे पाता, हेलीकॉप्टर से एक स्नाइपर शॉट एल्टन के सिर में लगा, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। शिकारियों ने बेन को घेर लिया। उन्हें सख्त आदेश थे कि उसे गोली न मारे। नेटवर्क उसे जिंदा पकड़कर कैमरे पर मारना चाहता था। पास की गाड़ी में विस्फोटक लगे हुए थे। बेन उसे एक पुल पर ले गया और कूद गया। कार एक शिकारी से टकराई और फट गई। बेन नीचे नदी में गिर गया। उसके ब्रेसलेट में एक और शिकारी को मारने के लिए एक और बोनस कंफर्म किया। बेन गांवों और खुले खेतों से होते हुए बंकर तक पहुंचा। उसे जल्द ही पता चला कि सरकार ने एक नया शहर बनाने के लिए उसे नष्ट कर दिया था। कहीं और जाने की जगह न होने के कारण बेन ने रात एक सुनसान घर में बिताई। उसने अपने परिवार के बारे में सोचा और उस सोच से उसे आगे बढ़ने की ताकत मिली। जब बाद में पुलिस आई तो उन्हें बेन का लेटेस्ट टेप मिला। उसमें इसे मेल करने के निर्देश थे। बेन ने पहली कार की खिड़की तोड़ी और अंदर चढ़ गया। ड्राइवर की सीट पर अमेलिया नाम की एक जवान औरत बैठी थी। बेन ने उसे धमकी दी और उससे तेज गाड़ी चलाने को कहा। पुलिस की गाड़ियां और ड्रोन तेजी से उनका पीछा करने लगे। कई दुर्घटनाओं से बाल बचने के बाद अमेलिया अचानक सड़क के दूसरी तरफ मुड़ गई। इस खतरनाक कदम से वे कुछ समय के लिए बच गए। गाड़ी चलाते समय अमेलिया ने गुस्से में बेन से कहा कि वो एक बहुत बुरा इंसान है। बेन ने उसे अपने परिवार की एक तस्वीर दिखाई। उसने बताया कि कैसे नेटवर्क ने जनता से सच्चाई छिपाने के लिए नकली फुटेज का इस्तेमाल किया। अचानक कार का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम हैक हो गया। गाड़ी बेकाबू होकर इधर उधर होने लगी। बेन को पकड़ने की कोशिश में 2 शिकारी एक ट्रक में आए। इसके बजाय एक ड्रोन ने उन पर गोलियां चला दी, जिससे एक बड़े धमाके में ट्रक नष्ट हो गया। इससे ये साफ हो गया कि डैन शो को रोमांचक रखने के लिए बेन को जिंदा चाहता था। टेलीविजन पर एक नकली वीडियो दिखाया गया जिसमें अमेलिया मदद के लिए चिल्ला रही थी। अमेलिया आखिरकार समझ गई कि बेन क्या साबित करने की कोशिश कर रहा था। वे गाड़ी चलाते रहे और सड़क के किनारे
सारे लोग उन्हें चेयर करने लगे और उनका साथ देने लगे। आखिरकार वे एक नाकेबंदी पर पहुंचे। शिकारियों का लीडर इंतजार कर रहा था। कई ड्रोन्स उस सीन को रिकॉर्ड कर रहे थे। बेन ने ऐसा दिखाया जैसे उसके पास बम हो। उसने नेशनल टेलीविजन पर लाइव नागरिकों को मारने की धमकी दी। बेन ने एक प्लेन और 2 पैराशूट की मांग की। शिकारियों को उसकी शर्तें मानने का आदेश दिया गया। एयरपोर्ट पर बेन ने अमेलिया से कहा कि वो जाने के लिए आजाद है। अमेलिया ने मना कर दिया, ये कहते हुए कि वो सच देखने के बाद ऐसे नहीं जा सकती। प्लेन में चढ़ने के बाद बेन ने शिकारी लीडर से अपना मास्क हटाने को कहा। उस आदमी ने पहले तो मना किया। जब डैन ने उसे बात मानने का आदेश दिया तो उसके पास कोई चारा नहीं था। कैमरों ने उसका चेहरा कैद कर लिया, जिससे उसकी पहचान इवान के रूप में सामने आई। बेन को जल्द ही पता चला कि पायलट आम क्रू मेंबर नहीं थे। वे भी सिस्टम का हिस्सा थे और उसे मारना चाहते थे। बेन ने उन्हें चेतावनी दी कि वे प्लेन को कनाडा ले जाएं, वरना वो उसे उड़ा देगा। फ्लाइट के दौरान बेन ने इवान का सामना किया। उसने उस पर बेगुनाह लोगों को मारने का आरोप लगाया और पूछा कि क्या उसे कोई शर्म आती है। तनाव बढ़ गया और दोनों लड़ने के करीब थे। अमेलिया अचानक बम को लेकर घबराने का नाटक करने लगी। उसी पल डैन स्क्रीन पर दिखाई दिया। उसने घोषणा की कि प्लेन को स्कैन किया गया है और कोई बम नहीं मिला। इवान ने अपना हथियार उठाया, बेन को गोली मारने की तैयारी में। पायलटों ने इसके बजाय अपनी बंदूकें इवान पर तान दी। डैन ने इवान को डांटा, ये कहते हुए कि बेन को कैमरे पर नाटकीय तरीके से मारा जाना था। फिर डैन ने बेन से अकेले में संपर्क किया। उसने उसे एक डील ऑफर की। अगर बेन इवान और पायलटों को मार देता है तो वो एक नया हंटर बन जाएगा। बदले में वो हर साल लाखों कमाएगा। बेन ने बिना किसी हिचकिचाहट के मना कर दिया। फिर डैन ने शीला और कैथी को शिकारियों द्वारा मारे जाने का एक वीडियो दिखाया। ये देखकर बेन गुस्से में आ गया। वो चिल्लाया और अपने सामने की स्क्रीन तोड़ दी। अमेलिया ने दूसरी स्क्रीन चालू की। बॉबी बेन के परिवार के क्लिप दिखा रहा था। उसने दावा किया कि बेन से गुस्साए शिकारियों ने सभी नियम तोड़ दिए थे। उसने माना कि उन्होंने उसके परिवार को मार दिया था। दर्शक तुरंत बेन के पक्ष में आ गए। एक पायलट को एहसास हुआ कि स्थिति बदल रही है और उसने अपनी बंदूक उठा ली। बेन ने पहले उसे गोली मारी और उसके शरीर को ढाल की तरह इस्तेमाल किया। दूसरे पायलट ने अंधाधुंध गोलियां चलाईं। कॉकपिट के अंदर एक जोरदार लड़ाई छिड़ गई। बेन ने जान लगाकर लड़ाई की और अपने रास्ते में आने वाले सभी को मार दिया। इस अफरा तफरी में प्लेन का बैलेंस बिगड़ गया और वो नीचे उतरने लगा। काफी मशक्कत के बाद बेन ने अपना हथियार पकड़ा और हंटर के सिर में गोली मार दी। नेटवर्क क्रू ने थोड़ा कंट्रोल वापस पा लिया और प्लेन सीधा हो गया। बाद में बेन ने इवान को एक हैच के अंदर छिपा हुआ पाया। इवान ने अचानक उस पर हमला कर दिया। इसके बाद एक और जोरदार लड़ाई हुई। गुस्से में अंधा होकर बेन ने इवान का सिर एक शीशे में दे मारा। इवान ने टूटे हुए शीशे का एक टुकड़ा उठाया और बेन के पेट में घोंप दिया। उसने बताया कि वो भी कभी खुद एक कंटेस्टेंट था। इवान ने कहा कि वो 29 दिन तक जिंदा रहा था, इसीलिए नेटवर्क ने उसे हंटर बनने का ऑफर दिया था। इवान ने समझाया कि जरूरत पड़ने पर नेटवर्क परिवारों को टॉर्चर कर सकता है या मार सकता है। उसने कहा कि बेन ने जो फुटेज देखा था वो नकली हो सकता है। उसने बेन से पूछा कि क्या उसे अभी भी नहीं समझ आता कि सिस्टम कैसे काम करता है। जैसे ही इवान बेन को गोली मारने की तैयारी कर रहा था, प्लेन अचानक हिल गया। वो एक खिड़की से टकराया और तेजी से नीचे गिरने लगा। इवान ने फिर से गोली चलाने की कोशिश की। बेन को एहसास हुआ कि इवान ने पैराशूट ले लिया है। बेन ने हैंडल खींचा। पैराशूट खुल गया और टूटी हुई खिड़की में फंस गया। हालात का फायदा उठाकर बेन ने इवान को चाकू मारकर मार दिया। बेन ने अमेलिया को एल्टन के विद्रोही न्यूज़लेटर वाला एक बैग दिया। बेन ने प्लेन का दरवाजा खोला और पैराशूट से उसे सुरक्षित नीचे उतार दिया। एक ड्रोन अमेलिया का पीछा कर रहा था। उसने उसे गाली दी और न्यूज़लेटर हवा में बिखेर दिए। टेलीविजन पर डैन ने घोषणा की कि बेन नया हंटर बन गया है। बेन ने सीधे कैमरे से बात की। उसने दर्शकों से कहा कि नेटवर्क समाज को कंट्रोल करता है। उसने लोगों से देखना बंद करने और सत्ता में बैठे लोगों के खिलाफ लड़ने की अपील की। नेटवर्क ने तुरंत सिग्नल काट दिया। डैन ने फुटेज को जल्दी से एडिट करके ऐसा लगाया कि बेन ने जानबूझकर प्लेन को भीड़ में क्रैश करा दिया था। दर्शकों ने देखा कि प्लेन एक स्टेशन के पास पहुंचा और हवा में ही फट गया। कुछ समय बाद ब्रैड ने एपिसोड का एनालिसिस किया, जिससे उसे कहानी में कई गड़बड़ियां नजर आईं, जिससे ये पता चलता था कि ब्रॉडकास्ट सच नहीं हो सकता। जनता गुस्से में आ गई। प्लेन का ब्लैक बॉक्स मिल गया और ओरिजिनल वीडियो ऑनलाइन लीक हो गया। बेन के मैसेज और एल्टन के न्यूज़लेटर की वजह से समाज ने क्रांति को सपोर्ट करना शुरू कर दिया। लोग नेटवर्क के खिलाफ हो गए। ब्रैड ने यह भी बताया कि प्लेन में ऑटो इजेक्ट सीट नहीं थी, जिससे ये इशारा मिला कि बेन शायद अभी भी जिंदा है। इसी बीच शीला और कैथी मार्केट में थी, जो देखने में सुरक्षित नजर आ रही थी। बेन की कमाई की वजह से वे आरामदायक जिंदगी जी रही थी। जब वे बाहर निकली तो उन्हें बेन को बाहर इंतजार करते देखकर झटका लगा।
टीवी स्टेशन पर होस्ट बॉबी गुस्से वाली भीड़ से डरकर अपनी नौकरी छोड़ दी। जब डैन स्टेज पर आया तो लोगों ने उस पर बम फेंकना शुरू कर दिया। विद्रोहियों ने बिल्डिंग पर हमला कर दिया, जिससे अफरा तफरी और तबाही मच गई। डैन भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन एक केबल में फंसकर गिर गया। बेन आग से बाहर निकला। उसने डैन को सीधे सिर में गोली मार दी। उसने पूरे भ्रष्ट सिस्टम को खत्म करने की कसम खाई। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो कृपया इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो में मिलते हैं।